हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग घर पे हो गए, सुरक्षित हो गए, पढ़ाई नाम मात्र का कर रहे हो गए। पढ़ाई से कष्ट जो होता है ना, ठीक है। शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री की। लेसन है हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो हम इस लेसन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें मिलेंगी। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही हम पूरे यूरोप के साथ साथ एशिया में जो नेशन स्टेट है और नेशनलिज्म, इसका स्प्रेड देखते हैं। सारी कंट्रीज वर्ल्ड की जो है धीरे धीरे करके फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही आइडल से ही क्या बनती हैं, नेशन स्टेट। एक बात और बता दें कि बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इसको पढ़ने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई और बुक की जरूरत है तो गलतफहमी हो रही है तुम्हारी। एक भी बुक की जरूरत नहीं है तुम्हें, एक भी बुक की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ दूंगा। जिन बच्चों को लग रहा है कि वीडियो 30 मिनट 35 मिनट का होता है, तो बेटा पढ़ाई की बात हो रही है यहाँ पे, डांस और जोक्स की बात नहीं हो रही है कि तुम्हें डांस देखने को मिलेगा, जोक्स चलेंगे। तो जैसे क्लास में जब बैठते हो तो 40 से 45 मिनट का एक पीरियड होता है, वैसे यहाँ पे भी वही सेम है। तो बेटे टाइम मत देखो, पढ़ाई करो। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो फ्रेंच ये तो पता चल गया, यानी फ्रांस की बात हो रही है। रेवोल्यूशन यानी कोई क्रांति हुई है, ये क्रांति, ठीक है। अब रेवोल्यूशन तो हम बाद में बात करेंगे कि रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा सा केवल यहां जान लें कि उस समय जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसकी वजह क्या थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का रीजन क्या था, ये जो रेवोल्यूशन हुआ रीजन क्या था, फिर वहां पे क्या सिचुएशन थी उस समय कंट्री का क्या स्टेटस था, ठीक है। तो उस समय की हम बात करते हैं 18वीं सेंचुरी में, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना 18वीं सेंचुरी से कहानी शुरू होगी, यानी हमारी कहानी शुरू हुई 18वीं सेंचुरी। तो 18वीं सेंचुरी में सबसे पहली डेट है, याद रखना सबके लिए है ये, ठीक है, ये सभी के लिए है। और 9th के जो बच्चे हैं वो ध्यान दें, क्योंकि इन्हें 10th में यही से बेस बनाना है, तभी जाके उन्हें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इजिली हो जाएगा। यानी पहला हमें एक डेट मिलती है ईयर, वो है 1774। यानी 1774 में क्या होता है, लुईस 16, ठीक है बेटा। अब लुईस 16 जो है बोर्बो डायनेस्टी या फैमिली से, ठीक, बोर्बो फैमिली से बिलोंग करता है, यानी ये एसेंडेड होता है, यानी गद्दी पर बैठता है। ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ खास नहीं, बस 1 मार्क्स के तुम्हारे आंसर्स बनते जाएंगे लगातार। लुईस 16 1774 में जो किस फैमिली से बिलोंग करता था, बोर्बो फैमिली से एसेंडेड होता है, ठीक। दूसरी बात, जब ये एसेंडेड होता है तो उस समय ये 20 इयर्स का रहता है, ठीक है। कितनी इयर्स का? 20 इयर्स का। कोई मतलब नहीं है कि रटना वगैरह है, कुछ नहीं, बस केवल एसेंडेड हुआ, ईयर क्या था, बस 20 ईयर था, या फिर जो भी है। तो जाहिर सी बात है उस समय शादियां बहुत जल्दी हुआ करती थी बेटा। आज हम 20 प्लस 30 40 जाते हैं, कुछ लोग तो हो सकता है 15 से भी निपट लेते होंगे। यानी इसकी शादी होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। अब वो भी प्रिंस है तो जाहिर सी बात है प्रिंस की प्रिंसेस ही होगी ना। तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस
कौन? मैरी एंटोनेट। फिर यानी कि लुईस 16 की वाइफ का क्या नाम था? मैरी एंटोनेट। कहां से बिलोंग करती थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ये मैरी लुईस की है, अपनी मत समझना कोई, क्योंकि समझते तुम लोग बहुत ज्यादा हो, है ना? बहुत लोग हंस रहे होगे तुरंत। यानी फिर से लुईस 16 1774 में एसेंडेड होता है, बोर्बो फैमिली से बिलोंग करता है। 20 इयर्स की एज पे उसकी शादी होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट के साथ। ठीक, हो गई शादी। जब शादी हो गई फिर समस्या क्या है? समस्या बताते हैं। अब जिस समय ये एसेंडेड होते हैं यानी राजा बनते हैं, द ट्रेजरी वॉज इम्पटी। ट्रेजरी यानी जो खजाना था ना, माल, वो क्या था? खत्म हो चुका था। ठीक है, यानी खत्म हो चुका था। फिर खत्म होने की बहुत सारी रीजंस थी। क्यों? क्योंकि लगातार फ्रांस क्या था? लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर्स, यानी लगातार वो वॉर में ही फ्रांस क्या था? भिड़ा हुआ था। जब लगातार लड़ोगे तो का पैसा खाली नहीं होगा, क्या भरा रहेगा खजाना तुम्हारा, है ना? समझते चलना। नहीं, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हुआ तो क्या ट्रेजरी खाली हो गई? खाली हो गई। इसके अलावा लुईस 16 कम तो थे नहीं। ठीक, इन्होंने क्या किया? अमेरिका की 13 कॉलोनीज को, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की 13 कॉलोनीज, कितनी? 13 कॉलोनीज को हेल्प दिया इन्होंने। क्या दिया? हेल्प। अब हेल्प क्यों दिया? क्यों? क्योंकि अमेरिका की ये 13 कॉलोनीज पे रूल कौन कर रहा था? ध्यान से समझना। ब्रिटेन। अमेरिका की 13 कॉलोनीज पे रूल कौन कर रहा था? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जो है, इसका और इसका दोनों का कॉमन एनिमी था। ठीक, कॉमन एनिमी था, तो इसका रिजल्ट हुआ कि ये 13 कॉलोनी तो इंडिपेंडेंट हो गई। यानी फ्रांस की हेल्प से अमेरिका की 13 कॉलोनीज क्या होती? इंडिपेंडेंट होती हैं। और फिर धीरे से ही, यानी इस जब 13 इंडिपेंडेंट होती हैं तो उसी के बाद ही अमेरिका क्या होता है? इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है। कब? 1776 में लुईस 16 और फ्रेंच आर्मी की हेल्प से। तो एक मिल गया ना कि अमेरिका इंडिपेंडेंट कब होता है? 1776। अब जब 13 कॉलोनीज की हेल्प किसने की? लुईस 16 एंड फ्रेंच आर्मी। तो उसका इंपैक्ट हुआ कि 10 अरब, यानी ये उस समय फ्रांस की क्या थी? करेंसी थी बेटा। यानी 10 अरब लिब्रे क्या हो गया? और ज्यादा लोन हो गया। पहले से ट्रेजरी खाली, क्यों? क्योंकि लगातार फ्रांस युद्ध में लगा हुआ था। फिर अमेरिका की कॉलोनी 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट दिलाने में मदद किया, तो उसका क्या हुआ इम्पैक्ट? 10 अरब लिब्रे का क्या हुआ? और ज्यादा लोन हो गया, जिसमें 2 अरब पहले का था। तो टोटल कितना हो गया? 12 अरब। 12 अरब लिब्रे का लोन हो गया है। तो पैसा तो हमेशा याद रखना पूरी दुनिया में। अब अमेरिका, चीन है, जर्मनी है, ठीक है, इनको छोड़ दो। अमेरिका, चीन, जर्मनी आज की डेट पे छोड़ दो, तो रेस्ट ऑफ कंट्रीज की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की। ये लो वर्ल्ड, ठीक, हमने 3 को निकाल दिया। ए से अमेरिका, सी से चाइना और जी से जर्मनी। यानी इन तीनों को हटा दो तो रेस्ट ऑफ कंट्रीज अगर वॉर पार्टिसिपेट करती हैं या किसी कंट्री से वॉर में भाग लेती हैं, लड़ती है ना, तो ये केवल वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे या फिर इन कंट्री से लोन लेंगे। तो वैसा ही सेम उसमें फ्रांस ने क्या किया था? हेल्प दिया, वॉर में पार्टिसिपेट किया, कंटिन्यू वॉर में था, तो लेंडर से उसने लोन लिया था पूरा। यानी ये जो लोन था किससे लिया था? लेंडर से। और लेंडर्स क्या डिमांड कर रहे हैं? 10% इंटरेस्ट। अब लो 10% क्या कर रहे हैं? डिमांड, इंटरेस्ट कर रहे हैं।
जब 10% इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं तो अब लुईस 16 के लिए और भी सर बड़ी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि एक तो उसका जो महल था यानी पैलेस की शान शौकत पे यानी विलासिता पे खूब पैसे खर्च हो रहे थे। अब 10% इंटरेस्ट लिया जा रहा था। इसके अलावा जो कोर्ट थी यानी दरबार, आर्मी, यूनिवर्सिटी, ठीक है बेटा, गवर्नमेंट ऑफिसेज, ठीक, यानी कि लेंडर्स 10% की डिमांड कर रहे हैं। यानी जब इतना ज्यादा लियो तो लेंडर्स को मांगेंगे ना पैसा, वो कह रहे हैं कि हमें 10% से कम नहीं चाहिए आफत। इसके अलावा ट्रेजरी खाली थी। क्यों? क्योंकि पैलेस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता था, रख रखाव में एक्स्ट्रावेजेंट किया जा रहा था। फिर कोर्ट, राज दरबार पे खर्च, आर्मी की सैलरी, यूनिवर्सिटी के रख रखाव यानी उसके चलाने में पैसा खर्च, गवर्नमेंट ऑफिस के एम्प्लॉयज की सैलरी। अब इन सब का पैसा कहां से आता था? इन सब का पैसा आता था एक जगह से, वो था टैक्स। समझना, इन सबको सैलरी देने का पैसा कहां से आता था? टैक्स। अब यहीं से मेन तुम्हारा शुरू होने चल रहा है लेसन, टैक्स। अब टैक्स देता कौन था उस समय? टैक्स देने वाला केवल एक स्टेट था, उसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेट। ठीक बेटा, यानी टैक्स देने वाला कौन है? थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट का मतलब है कि सोसाइटी यानी कि 3 पार्ट्स में थी। तो एक हो गया क्लर्जी, एक हो गया नोबेलिटी, यानी 2 सोसाइटी ये हो गई और तीसरी हो गई थर्ड स्टेट। तो यानी ये दोनों सोसाइटी जो थी इन्हें दे गॉट द प्रिविलेज ऑन बेस्ड ऑन बर्थ, यानी इनको जन्म से ही सारे अधिकार मिले हुए थे। इनको अधिकार नहीं मिले हुए थे, सारे टैक्सेस इनको पे करना पड़ता था। क्लर्जी एंड नोबेलिटी को टैक्स एक्सेप्शन थे, यानी इनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। ठीक है, सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई बेटा। अब क्लर्जी हो गए, नोबेलिटी हो गई। अब ये थर्ड स्टेट जो थे इसमें शू मेकर, बार्बर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, ये सभी लोग थे। और साथ में ऐसा नहीं कि थर्ड स्टेट्स में सब गरीब ही थे, इसमें कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास लैंड थी। समझना, कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास लैंड थी। एज थर्ड स्टेट्स के सभी लोग किसके यहाँ फार्मिंग करते थे? क्लर्जी एंड नोबेलिटी की लैंड पे। मैक्सिमम लैंड इन्हीं के पास थी। समझना, यानी कि उस समय फ्रांस में ऑलमोस्ट 90% क्या थे? फार्मर्स थे। बट फार्मर्स में लगभग जमीन इनके पास थी और कुछ जमीन थर्ड स्टेट्स के फार्मर्स के पास थी। ध्यान समझना, यानी मैक्सिमम वहां पे फार्मर्स थे लगभग 90%। उस 90% में मैक्सिमम जमीन किसके पास थी? क्लर्जी, नोबेलिटी। और थर्ड स्टेट्स में भी कुछ फार्मर्स थे। एज थर्ड स्टेट्स कंप्राइज किसको करता था? पुअर्स थे, फार्मर्स थे, पीजेंट्स, शू मेकर्स, बार्बर्स, शॉप सेलर्स, सम प्रोफेशनल्स सच एज एडवोकेट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, ध्यान समझना, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या एडवोकेट्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग, ठीक, यानी ये पढ़े लिखे लोग क्या करने लगे? जब उन्होंने देखा कि यार इन्हें जन्म से ही अधिकार मिल गए हैं, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग कभी कुछ चीज नहीं डिमांड करते। भारत को ही ले लो, आजादी के पहले देश में बहुत सारी रिचुअल्स थी, बहुत सारी कुरीतियां थी। ठीक है, जैसे हम सिंपल वे से बात कर लें, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा की बात कर लें, ठीक, तो कितना गंदा सिस्टम चलता था। तो उसको चेंज करने वाला कौन था? अनपढ़ था? नहीं, उसको चेंज करने वाला भी पढ़ा लिखा था, यानी राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक, यानी पढ़े लिखे लोग। फिर भारत में अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म,
आजादी के पहले तो लिमिट था, आज तो अनटचबिलिटी एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गई, एंड नहीं हुई है कि पूरी तरह से खत्म हो गई, नहीं, रिमेन है बट बहुत कम है। बट कास्टिज्म तो आज भी है, बट हम 1947 से देखते हैं तो बहुत कम हो गई। तो वो करने वाले कौन थे? अगर हम B.R. अम्बेडकर की बात करते हैं तो अनपढ़ थे? नहीं। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो क्या अनपढ़ थे? नहीं। ज्योतिबा फुले की बात करते हैं तो क्या अनपढ़ थे? नहीं। यानी कि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग था थर्ड स्टेट से, इसने क्या करना शुरू किया? अपोज किसका? क्लर्जी नोबेलिटी का। क्यों? क्योंकि टैक्स ये क्यों नहीं दे रहे हैं, टैक्स केवल थर्ड स्टेट्स को। फिर क्लर्जी नोबेलिटी को ही सारे प्रिविलेज क्यों मिले हैं? साथ में अब सबके गांव लेके चलते हैं, जहां जहां जो कोई है। हमने कहा 90% क्या थे? फार्मर्स। उस 90 में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास थी? क्लर्जी नोबेलिटी। और कुछ यहाँ के फार्मर्स जो रिच में आते थे। ठीक, अब जब बाकी तो पीजेंट हो गए ना, जमीन उनके पास नहीं है लेकिन काम तो करना है, तो जाहिर सी बात, वो काम किसकी जमीन पे कर रहे हैं? क्लर्जी एंड नोबेलिटी। तो काम तो कर ही रहे हैं, ठीक है, काम भी कर रहे हैं, साथ में टैक्स देते थे, फ्यूडल टैक्स। लो, वही सेम इनको भी देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ऐसी तरीके से डिवाइड थी, 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, क्लर्जी नोबेलिटी थर्ड स्टेट्स। यानी इनको फ्यूडल टैक्स का भी राइट मिला हुआ था। यानी ये क्या करेंगे? यहां से फ्यूडल टैक्स लेंगे। देखते जाओ, इन्हें प्रिविलेज मिले थे, जो टैक्स देना था उसमें इन्हें रिडक्शंस थी, फिर इन्हें फ्यूडल टैक्स का राइट था जो यहां से लेते थे। ठीक, अब यहाँ के जो पीजेंट्स थे, इनकी जमीन पे क्या करते थे? खेती। जैसे तुम्हारे यहाँ बहुत सारे लोग होते होंगे, तो तुम लोग कहते होगे ए फलाने, वो जरा वो काम भी कर देना। मतलब वो तुम्हारे यहाँ खेती करने आया है, इसके बदले तुम उससे क्या काम कराते हो? अपने घर की सफाई करवा लेते होगे, गाड़ी धुलवा लेते होगे, बहुत सारे काम करवा लेते होगे, है ना? तो यानी वही सेम यहाँ पे था, कौन कराता था? क्लर्जी एंड नोबेलिटी। ठीक, यहां पे ध्यान रखना थर्ड स्टेट। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? अभी आगे फिर शुरू करते हैं इसी। इसके अलावा उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था, वो था टाइज। कौन लेता था? चर्च। अब हमने कहा था क्लर्जी नोबेलिटी, यानी क्लर्जी थे पादरी, नोबेलिटी थे कुलीन। यानी जो पादरी थे यानी प्रीस्ट, पूजा पाठ करने वाले, तो यानी क्लर्जी कौन हो गए? चर्च। वो कौन सा लेते थे? टाइज। और देता कौन था? थर्ड स्टेट्स। किस चीज का? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 1/10। यानी जो थर्ड स्टेट था उसका जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, जितना, उसका 1/10 पार्ट्स वो टाइट टैक्स उसको देता था, चर्च को देता था। देखते जाओ थर्ड स्टेट्स कितने टैक्स दे रहा है। एक फ्यूडल टैक्स देता था, यानी जो खेती कर रहा है, ठीक है। दूसरा टाइट टैक्स दे रहा है, इसे हम बोलते हैं रिलीजियस टैक्स, ज्यादा समझ में आएगा। रिलीजियस टैक्स यानी दूसरा टैक्स दे रहा है, वो भी कौन? केवल थर्ड स्टेट्स। कितना? 1/10। किस चीज का? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक, इसके अलावा एक टैक्स था टाइल टैक्स। ठीक, ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है। इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट टैक्स का बेटा। टाइल जो है डायरेक्ट टैक्स था, ये किसको देना रहता था? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कौन थी? यानी वहां पे किंग सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था, यानी लुईस 16 के पास जाता था, ट्रेजरी में जाता था। टाइल चर्च लेता था, कौन देता था? थर्ड स्टेट। कितना? 1/10। किस चीज का? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। टाइल डायरेक्ट टैक्स था, किसको देना पड़ता था? गवर्नमेंट को। कौन देता था? थर्ड स्टेट। कहीं पे भी क्लर्जी नोबेलिटी का जिक्र आया? नहीं आया। इसके अलावा ये दो टैक्स तो हो ही गए। तो यहाँ पे बेटा जैसे हमारे देश में इनकम टैक्स हम देते हैं, वैसा ही समझ लो कुछ ये टाइल टैक्स हो गया। इसके अलावा हम बहुत सारे टैक्स देते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम आज तक 1 रुपया टैक्स नहीं दिए, अब तुमको बताते बेटा कहाँ टैक्स दियो। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। टॉफी खरीदते हो, कुछ लोग तो स्वीटी खरीदते हैं, है ना। तो जो टॉफी खरीदते हैं तो टॉफी पे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस।
ठीक है। वैसे यहाँ पे उन्हें एवरीडे कंजम्पशन यानी डेली खाने वाली चीजें जो हैं उसका टैक्स देना पड़ता था। साल्ट सभी लोग कंज्यूम करते थे, उसका टैक्स देना पड़ता था। टोबैको टैक्स देना पड़ता था, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका टैक्स उन्हें ना देना पड़े। ठीक, यानी कि वो फ्यूडल टैक्स दे रहे हैं, टाइट टैक्स दे रहे हैं, टाइल टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। कौन? थर्ड स्टेट दे रहा। लेकिन जो क्लर्जी नोबेलिटी यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट था वो कोई भी टैक्स नहीं दे रहा, उसे प्राइविलेज मिला है, फ्यूडल टैक्स का राइट मिला है। और साथ में एग्जेप्शन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स यानी टाइल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स उसको क्या मिली? छूट मिली। यानी कि गवर्नमेंट का सारा खर्चा किससे चलता था? इससे और इससे चलता था। ठीक, अब इन दोनों से चलता था। तो जो थर्ड स्टेट था, ठीक बेटा, यहीं पे समझना, रेवोल्यूशन हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये तो हुआ कि क्यों सब एक एक नंबर चल रहे हैं। यानी जो थर्ड स्टेट था, समझना, थर्ड स्टेट, इसमें कौन कौन थे? एक तो एडवोकेट थे, एडवोकेट, रिच फार्मर, पीजेंट्स, शूमेकर, बार्बरमैन, शॉप सेलर। ठीक है, यानी कि जितने भी छोटे मोटे काम थे वो सभी कहां से बिलोंग करते थे? थर्ड स्टेट से। और यही सारे टैक्स देते थे। साथ में इसी थर्ड स्टेट्स में कुछ एजुकेटेड लोग थे। कहां पे? ये देखो मिल गया, एडवोकेट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय। साथ में कुछ बिजनेसमैन, यानी ये बिजनेसमैन क्या करते थे? अपने गुड्स को क्लर्जी में भी बेच देते थे, नोवेल्टी में बेच देते थे, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में सिल्क रूट के माध्यम से बेच देते थे। ठीक, यानी इस तरह इन्हीं के माध्यम से हमारा एक नया मिडिल क्लास तैयार होता है। उस मिडिल क्लास में ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, साथ में कुछ क्या होते हैं? फिलोसफर होते हैं। यानी ये लोग मिलकर क्या करते हैं? एक नया थर्ड स्टेट्स में ग्रुप बनाते हैं, मिडिल क्लास, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल ग्रुप। ठीक है, इंटेलेक्चुअल ग्रुप बोलते हैं इनको। यानी इस ग्रुप ने क्या डिमांड की? इस ग्रुप ने सबसे पहले कहा कि जो प्रिविलेज है ना बेस्ड ऑन बर्थ, ये खत्म होना चाहिए, एबॉलिश होना चाहिए, या तो सबको मिलना चाहिए। फिर जो टैक्स केवल थर्ड स्टेट दे रहा है, टैक्स क्लर्जी और नोबेलिटी को मिलना चाहिए। फ्यूडल जो टैक्स है, फ्यूडलिज्म, ये पूरी तरह से क्या हो जाए? एबॉलिश हो जाए। यानी यहाँ पे इन्होंने क्या करना शुरू किया? एक तरह से रिवॉल्ट। और जब तक रिवॉल्ट नहीं होगा यानी रेवोल्यूशन तो होना नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे इन्होंने अपने विचार रखना शुरू हुए। क्यों? पहला कहा प्रिविलेज पूरी तरह से एबॉलिश हो, दूसरा फ्यूडलिज्म जो है वो इंड होना चाहिए, फिर टैक्स सभी स्टेट्स को पे करना चाहिए। जो टाइप टैक्स है, टाइप, ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए? इंड होना चाहिए। और टाइल टैक्स सभी क्या करें? पे करें। जो हमारा थर्ड स्टेट था, उस थर्ड स्टेट से जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू किया? अपोज करना शुरू किया। उस अपोज करने में अब कुछ हम फिलोसफर्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं वॉल्टेयर। ठीक है, वॉल्टेयर ने क्या किया? हाई हैंडेडनेस, हाई हैंडेडनेस यानी जो उच्च वर्ग था उसको क्या किया? अपोज किया। यानी वॉल्टेयर ने हाई हैंडेडनेस को क्या किया? अपोज किया। किसके माध्यम से? अपनी राइटिंग्स के माध्यम से। ठीक है, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से अपोज किया। यानी पूरी तरह से उसको कहा कि ये मनमाना है।
ठीक, आर्बिट्रेरी है, पूरी तरह से कहा कि ये पूरी तरह से क्या है, एब्सोल्यूटिज्म है। वॉल्टेयर का सपोर्ट किसने किया, जॉन लॉके ने। कैसे बताते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नेम है, इंपॉर्टेंट है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। यानी वॉल्टेयर ने क्या किया, सबसे पहले जो क्लैरियन नोबेलिटी है उसकी हाई हैंडेडनेस को क्या किया, अपनी राइटिंग के माध्यम से पूरी तरह से अपोज किया कि ये क्या है, आर्बिट्रेरी है, मनमाना है, एब्सोल्यूटिज्म है, निरंकुश है। इसका सपोर्ट किसने किया, जॉन लॉके ने किया। कैसे किया, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपोज किया किसको, द डॉक्ट्रिन of the divine and the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। यानी जॉन लॉके ने अपनी टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में पूरी तरह से क्या किया, गवर्नमेंट को अपोज किया। कैसे अपोज किया, इन्होंने कहा कि द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, अपोज क्या किया, द डॉक्ट्राइन ऑफ, यानी कि जो दैवी शक्तियां है ना, राजा कह रहा है कि हमें ये दैवी शक्तियां मिली हैं, हमें जन्म से मिल गई हैं, उसका अपोज किया। एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, और मोनार्क का जो निरंकुश अधिकार था उसको इन्होंने अपनी राइटिंग के माध्यम से अपोज करना शुरू किया। अब यहां पर ध्यान देना, जब पढ़े लिखे लोग नहीं रहते किसी भी सोसाइटी में, भारत को ही ले लेते हैं, भारत में पढ़े लिखे लोग कम थे तो उनको समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग निकलने लगे तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्या किया, अपोज करना शुरू किया। वैसे ही सेम यहाँ पे इन्होंने किया, फिलोसफर्स ने क्या किया, अपने रोड्स के माध्यम से, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से हाई हैंडनेस यानी क्लैरियन नोबेलिटी को पूरी तरह से क्या करना शुरू किया, अपोज करना शुरू किया। यानी रूसो को, ठीक है। अब रूसो ने भी अपनी वाइज के माध्यम से अपोज किया, साथ में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट समझना, द मैन इज बॉर्न फ्री, मनुष्य क्या होता है, स्वतंत्र जन्म ले लिया। कैसे इन्होंने अपोज किया अभी बता, समझ गए, द मैन इज बॉर्न फ्री एट everywhere he is chained। यानी जब मनुष्य स्वतंत्र जन्म लिया तो वो बंधनों में कैसे जकड़ा है, यानी क्यों, ये क्यों कहा इन्होंने, द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन, जो राजा की दैवी शक्तियां है ना, मुनार कहता था कि हमें जन्म से मिल गई है, क्लैरियन नोबेलिटी कहते थे हमको जन्म से मिल गई, वही ये कह रहे हैं कि जब जन्म फ्री हुआ है, मैन इज बॉर्न फ्री, तो तुम अपने साथ कैसे लेके आ गए सब, है ना, तुम अपने साथ कैसे लेके आ गए, एट एवरीवेयर ही इज चेन, फिर भी वो जकड़ा हुआ है ना। तो यानी वही इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी साथ में इन्होंने एक प्रपोजल दिया था, रूसो ने एक प्रपोजल दिया उस थ्योरी को, और बुक भी बोलते हैं, वो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें इन्होंने पीपल्स और रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से गवर्नमेंट को बॉन्ड किया। यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो सरकार होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पीपल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू। अब मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं
तो इन्होंने तो पूरी तरह से अपोज किया। इन्होंने सबसे पहले कह दिया कि मोनार्क क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट है, मोनार्क क्या है, आर्बिट्रेरी है, मोनार्क क्या है, टायरेनिकल है, यानी अत्याचारी है। ठीक, आर्बिट्रेरी है, टायरेनिकल है, यानी पूरी तरह से अत्याचारी है। और इन्होंने गवर्नमेंट को, यानी मोनार्क को एक सजेशन दिया। सजेशन क्या था, एक प्रपोजल दिया कि वो प्रपोजल था कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव पहले होना था। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब इन्होंने ये जो प्रपोजल दिया किसमें दिया, इन्होंने अपनी बुक जो लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने पूरी तरह से हाई हेडनेस को अपोज किया अपनी राइटिंग्स के माध्यम से। इन्होंने कहा कि मोनार्क क्या है, मोनार्की सिस्टम आर्बिट्रेरी है, टायरेनिकल है, एब्सोल्यूटिस्ट है। साथ में इन्होंने एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल था कि सरकार जो सिस्टम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये किसमें इन्होंने कहा, अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। अब ये सिस्टम इन्होंने कहां से लाया, अमेरिका की 13 अमेरिकन कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होती हैं, उसके बाद अमेरिका ने इसी सिस्टम को फॉलो किया है। तभी मॉन्टेस्क्यू ने सलाह दिया कि यही सिस्टम कहां होना चाहिए, फ्रांस में होना चाहिए। अब ये सब होने के बाद ही वहां पे क्या होता है, रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। क्यों, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने इतना बात किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के पहले वहां पे क्या सिचुएशन थी, सोसाइटी कैसे डिवाइड थी, किसे टैक्स देना पड़ता था, ठीक, किसे टैक्स देना पड़ता था। जो रिवॉल्ट होता है वो रिवॉल्ट की वजह क्या थी, रिवॉल्ट करने वाले लोग कहां से आए थे, तो ये सब हो गया है। अब कल हम पढ़ेंगे यानी कि आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर से बेटा ध्यान समझना, अगर तुम्हें लग रहा है कि 5-10 मिनट की वीडियो देखने के बाद तुम्हें एक लेसन क्लियर हो जाएगा, तो बेटा तुम 5-10 मिनट वाले जो वीडियो बनाते हैं चैनल्स, वहां पे विजिट करो। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज देने की बात हो रही है, यहाँ पे 5-10 मिनट में नॉलेज नहीं दिया जा सकता है। ठीक, जो चैनल 5-10 मिनट में तुमको इस पूरा नॉलेज दे सके लेसन का, तुम वहां पे विजिट कर लो। नहीं तो ईमानदारी से पूरी बातें सुनो, क्योंकि 9th बेस बनेगा तभी 10th मेरे लिए इजी होगा। तुम ही बच्चे 10th में मेरे लिए रहोगे। ठीक है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया है बेटा, सब्सक्राइब ठोक के करो और शेयर करो 9, 10 सभी बच्चों को। कुछ दिन में 6 का भी बनेगा, 7 का भी बनेगा, 8 का भी बनेगा।